फरहान भाई, एक दिन आएगा जब आपके हाथ के सिखाए हुए बच्चे कहीं और अपना कारोबार सेटअप कर लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि सेठ क्यों ऐसे करता है। मैंने कहा भाई ये हमारे साथ हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। शेयरिंग गिविंग इज रिसीविंग। देखिए कुदरत का भी इंजाम है ना, दरख्त देख ले, सूरज देख ले, दे रहा है और ले रहा है। वो लोग ये नहीं कहते मैं मार्केट में जाके compete करूंगा और वहां पे जाके मैं जीतूंगा और मैं अपनी रोजी कमा के लाऊंगा। नहीं, मैं जीतो पाकिस्तान में जाके जीता। तो पाकिस्तान में जीतूंगा। क्या हमें एलीट भी अच्छी नहीं मिली? उसकी वजह है लाइसेंस राज। आप कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस पे compete नहीं करते, आप करते हैं यार मैं सेक्रेटरी को जानता हूँ, मैं उस बंदे को जानता हूँ, मैं अपने लिए एक एसआरओ निकाल मेरे लूंगा, लिए तो हो जाएगा। मेरे लिए हो जाएगा। हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत कम है। पाकिस्तान में लोग 2 बुक्स नहीं 3 बुक्स रखते हैं, एक मैनेजमेंट बुक अपने लिए, एक टैक्स के लिए और तीसरी बीवी को दिखाने के लिए। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपके क्या चांसेस हैं कि आप बॉटम 20 से टॉप 20% में एक ही लाइफ टाइम में पहुंच जाए? हमारे यहाँ ये है कि जो गरीब बेचारा पैदा हुआ है वो गरीब ही रहेगा, वो उससे रिजाइन हुआ है, और जो अमीर है वो बेशक काम करे या ना करे, वो रेंट सीकिंग के जरिए वो अमीर ही रहेगा, उसको मेहनत नहीं करनी है। हमारे ज्यादातर लीड बिजनेस फैमिलीज पाकिस्तान से अपना उन्होंने टैक्स स्टेटस ही हटा लिया। कितने लोगों ने अपना फैमिली ऑफिस से दुबई मूव कर लिया। मुझे लगता है कभी कभी सेठ भी बेवकूफ ऐसे लोगों को बड़ा एंजॉय करते हैं जो डरे हुए होते हैं। कि मैं 100% है तो मैं 100% रखूंगा, मैं 1% नहीं दूंगा या 10% नहीं दूंगा। तो जो वो पैसा दे रहा है वो मल्टीप्लाई कर सकता है ना, बिकॉज उसकी वजह से वो उसके 10 एम्प्लॉइज कुड बिकम लाइक मिनी सेट्स। रियासत शुड गेट आउट ऑफ द वे। 2016 में मुझे मिड लाइफ क्राइसिस हो गया। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, हर तरह की अजीब व गरीब बेवकूफ़ाना सवाल अपने आप से करना शुरू कर दिया। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, यार कुछ कुरान वगैरह भी पढ़ लो तर्जुमे के साथ, क्या पता कोई जवाब मिल जाए। तो खैर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तर्जुमे से पढ़ा, फिर एक और बार पढ़ा, मुख्तलिफ तर्जुमे पढ़े, तफासिर पढ़ी। तो एक चीज़ ने मुझे ना, क्योंकि मैं इस नोटबुक की तरह उसमें नोट्स लेता हूँ और उसको एनालाइज कर रहा होता हूँ, क्या जर्नलिस्ट हूँ तो खबरों के एंगल्स निकाल रहा होता हूँ। तो उसमें एक खबर जो निकली मुझे कुरान के अंदर से, जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी और मेरे जो सारे बिलीव्स थे उस वक्त तक के, उसको उसने शैटर कर दिया। वो ये थी कि सूरह बकरा की दूसरी आयत से लेकर पूरे कुरान में अल्लाह ताला मुसलसल एक बात कर रहे हैं, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कभी खर्च करने का ज़िक्र इस तरह कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊँ जो तुम्हें दोज़ख की आग से बचा ले। कभी अल्लाह ताला खर्च करने का ज़िक्र इस तरह कर रहे हैं कि तुम अल्लाह को, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देगा। कभी खर्च करने का ज़िक्र अल्लाह ताला इस तरह कर रहे हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। ना सिर्फ़ खर्च करो बट कि हाईएस्ट क्वालिटी खर्च करो। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की कि कुरान करीम में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि सदका माल को बढ़ाता है और सूद घटाता है। अब ये भी मेरे दिमाग की मैथ्स में नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार सदक़े में तो आप स्पेंड कर रहे हैं और जब सूद आता है तो चीज़ें बढ़ती हैं, अमाउंट तो बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला रिवर्स लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कुरान में। ये भी समझ में नहीं आया। तीसरी चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो ये थी कि इतनी सारी कोई 6 साढ़े 6 हज़ार आयात हैं कुरान में और सेविंग का कहीं ज़िक्र नहीं है। खर्च करने की बात हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है और सेविंग का कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है। इक्का-दुक्का कहीं एक इशारों-किनारों में बात हो गई थोड़ी-सी, वरना सेविंग का इस तरह कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है कि पैसे बचाओ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पैसे बचाओगे तो कल काम आएँगे। इस तरह की कोई मैसेज नहीं है कुरान में। चौथी चीज़, ये लंबा इंट्रो हो रहा है बिकॉज़ आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनना और आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चौथी चीज़ जो मुझे नज़र आई, वो थी विरासत का मसला। सूरह निसा में विरासत की आयत हैं, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह एक बंदे के या बंदी के इंतकाल के बाद उसकी हार्ड अर्न्ड एसेट्स को, पैसा हो, इवन किताबें हों, उसके कपड़े हों, हर चीज़ को अल्लाह ताला एक मतलब अ, एकदम बिखरा रहे हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। उसको 1/4, उसको 1/8, उसको 1/3, उसको 1/5, जिसकी औलाद नहीं, उसके भतीजों को, भांजों को, चच्चा को, मतलब एक इंसान इतनी मेहनत से सब कुछ अपने पास जमा करता है और उसका इंतकाल होते ही अल्लाह ताला उस चीज़ को दर्जनों हिस्सों में बाँट देते हैं। तो मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं तो एक बहुत ही नासमझ में आदमी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने अपने एक बहुत समझदार और ज़हीन दोस्त अहमद जलाल साहब को आज दोबारा दावत दी है। क्या हाल है अहमद भाई? फरहान, गुड टू बी बैक। आवाम की पुरज़ोर फ़रमाइश पे एक दफ़ा फिर अहमद भाई वापस आए हैं। अहमद भाई,
क्या चक्कर है यार, हम तो समझते हैं रोको, जमा करो तो अमीर होगे। हाँ। ये कुरान एक बिल्कुल डिफरेंट मैसेजिंग कर रहा है हमारे साथ। नो, ये एक बहुत बड़ा एक डिलेमा आपने बताया ना कि किस तरह डिफरेंट चीज़ है कि आप सूद से आपको घाटा है और देने से आपको फायदा है। मुनाफा है। बिल्कुल ऑपोजिट, काउंटर इंट्यूटिव है। तो हमारा जो आजकल टॉपिक है वो ये है कि हाउ जिंदगी में इंसेनली रिच इंसान बन सकता है, वेल्थी, और इंसेनली सक्सेसफुल बन सकता है। और आई थिंक ये हमारा आज का पर्पस है कि हम किस तरह लोगों को बहुत कन्विंस भी करें और कि क्या रास्ता है उसका। आपने बात की है थियोलॉजी की, तो मैं उससे, आप जितना तो मेरा नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और हट के बात करूंगा। मैं बात करूंगा लेकिन उससे लिंक्ड है, बिकॉज खुदा का जो निज़ाम है, कायनात है, वो सूरज में भी है, सितारों में भी है, और इंसान की जीन्स के अंदर भी है और सेल के अंदर भी है। ठीक, सो एक तरफ है एस्ट्रोफिजिक्स और दूसरी तरफ है बायोकेमिस्ट्री। देखिए, बहुत बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एक निज़ाम के तहत चल रहा है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी उस निज़ाम के, उस प्रिंसिपल्स के तहत गुजारेंगे, तो शायद हमें उसमें ना सिर्फ बरकत हो जाएगी, उसमें हमें सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और ग्रोथ भी आएगी। तो अब अगर देखते हैं जो आपने बात की है, मैं एस्ट्रोफिजिक्स में उसका इस तरह करता हूँ कि अल्लाह के निज़ाम में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ॉर्मूला है, जिसके तहत हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ना सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली बहुत चीज़ों को ग्रो कर रही है। और वो है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, उसका नाम है फ्यूजन। ओके। ठीक। सो आप जो आजकल सोलर पावर पैनल का है, तो सोलर पैनल से जो एनर्जी जनरेट होती है वो सारी सूरज की एनर्जी है, सितारों की एनर्जी है। सितारों का जो फ्यूल है, जो इंजन है, ईंधन है, वो है फ्यूजन। फ्यूजन से मुराद ये है कि दो लाइट एटम्स, जिस तरह आप बताते हैं हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट, उसका एटॉमिक मास 1 है। दो लाइट एटम्स बहुत अंडर प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम में जब वो मिलते हैं, तो वो फ्यूज होके हीलियम बनता है। जब वो हीलियम बनता है, तो उससे एक फ्यूजन एनर्जी निकलती है। सो एक तरह से मिल के काम करने से, या मिल के आप चलने से, ना सिर्फ आप बेहतर होते हैं, बल्कि आप एक बहुत लेवल ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी को आप दौलत कह सकते हैं, सक्सेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, रिलीज करने का तरीका है वो है मिलना। अभी आप इसका रिवर्स देखें, बिकॉज पाकिस्तान में रिवर्स ज्यादा हो रहा होता है, चीजों को बिखेरना, चीजों को तोड़ना। तो अगर आप इसका ऑपोजिट देखें, फिशन, ठीक है, फिशन आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, विच इज़ द ऑपोजिट। उसमें एक बड़ा न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम 235, उसको तोड़ा जाता है, उसको एक की जगह दो किया जाता है और उससे फिशन एनर्जी बनती है। मगर फ़र्क दोनों में बहुत है, और फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक हल्का आइटम, ठीक, मिल के एनर्जी बना रहा है, वहाँ पे एक हैवी आइटम टूट के एनर्जी क्रिएट कर रहा है। मगर जो हल्के दो आइटम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235। नो, इमेजिन करें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो एक है, और उसका 235 है। तो अगर अब दुनिया में अगर आप एक कमजोर है, एक हल्की असामी है, एंड यू हैव टू बी अ जाइंट किलर, ठीक है, हम जिंदगी में कहते हैं यार मेरी मुसीबतें बड़ी हैं या मेरा ओपोनेंट बहुत बड़ा है। अगर हमने बड़े ओपोनेंट को गिराना है, तो आप किस तरह गिरा सकते हैं? फ्यूजन करके, अलाइज करके, अलाइज बना के, पार्टनरशिप करके। सो ये अल्लाह की कुदरत में एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके तहत पूरा का पूरा निज़ाम, स्टार एनर्जी चल रही है। फ्यूजन जो है, बिग बैंग जो कि साइंस कहती है, 3 मिनट्स आफ्टर बिग बैंग फ्यूजन टुक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और उस वक्त से ये इंजन चल रहा है। सो हाइड्रोजन अकेला काफी नहीं था। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने ये नहीं कहा कि यार मैं अकेला ही काफी है। नहीं, अकेला काफी है। तो इसका हमारा मकसद ये है कि आप जो जिंदगी में अकेले काम कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट यू डू, इवन अब हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट तो अनटू हिमसेल्फ बहुत बड़ी चीज है ना, लेकिन अगर आप हुसैन बोल्ट भी हैं, आप मोहम्मद अली भी हैं, वटेवर आप जो जिंदगी में अकेला काम कर रहे हैं, वो आप उससे बेहतर कर सकते हैं अगर आपकी वाइफ उसमें शामिल हो, अगर आपके बच्चे शामिल हो, अगर आपका माँ बाप शामिल हो, अगर आपके और रिश्तेदार उसमें शामिल हो, आप उनसे और ज्यादा काम करते हैं। हुसैन बोल्ट का ऑफ कोर्स कोच है, कोच के बगैर नहीं, उसके बगैर नहीं होते हैं, पूरे बॉक्स भरे हुए होते हैं। एब्सोल्युटली, सारे के सारे होते हैं। मेरा एक सवाल है, ये तो आपने केमिस्ट्री की बात की, और मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था केमिस्ट्री का, मुझे शायद ये सही तरह समझ में ना आया हो। बेसिकली हमारे मुआशरे में एक रवैया है कंसोलिडेशन ऑफ पावर का। बिल्कुल। घर में माँ बाप अपने हाथ पे रखते हैं पावर, या बाप रखता है या माँ रखती है। जब वो माँ सास बन जाती है तो उस बहू से ही पावर लेती है। डिक्टेटरशिप्स आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, वन ऑल पावरफुल पर्सन जिसके पास सारे इख्तियारात हों। पॉलिटिकल पार्टीज में भी फैमिली पॉलिटिक्स, एक खानदान है जो उसको चलाता है। बिजनेस में आप देखते हैं स्टेट कल्चर यही है कि
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। हमारे तो पूरे मुआशरे में हम ये मिलके और डिवीजन ऑफ पावर नहीं देखते। हम तो देखते हैं कि लोग पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं यस अपनी जात में। यस तो ये फिर किस माइंडसेट की तरफ इशारा करता है? डेथ जी। जब आप पावर अपने अंदर या एक शख्स या एक चीज़ के अंदर कंसंट्रेट कर देंगे, तो वो नेचुरली उसकी एक हतमी एक ज़िंदगी होती है, वो उसके बाद ख़त्म हो जाती है। मगर जहाँ आप पावर अपने से डिफ्यूज़ करते हैं, आप ही अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन देखें, अगर आपके हाउ मेनी फरहान्स आर देयर, ठीक है? आपकी तरह अगर आप पावर डेलीगेट कर देते हैं और उसके तहत आपके पास 4-5 डेलीगेटेड लीडर्स बन जाते हैं, तो बेशक आप यहाँ बैठे हैं या आप कहीं और हैं, वो चीज़ उसका तसलसल चलता रहता है। और आपने बात बड़ी अच्छी की विरासत की। विरासत में भी अल्लाह मियाँ ने बाँटा इसीलिए है बिकॉज़ एक तरह से इंसान के अंदर एक बड़ा जज़्बा होता है कि आप एक तरह से अपनी डेथ को डिफाई करना चाहते हैं। ये बड़े इंसान के अंदर एक We want to टेंशन live अल्लाह मियाँ forever. ने टेंशन डाली हुई है हम हमेशा कि जिंदा रहना चाहते ज़िंदगी हैं। एक फाइनाइट है, एक लिमिटेड है, मगर इंसान के अंदर एक जज़्बा है जिसके तहत वो हमेशा अमर होना चाहता है। हाँ, वो जन्नत से निकाले हुए ना हम लोग। तो वो एक है द सोल द स्पिरिट के वो है इमॉर्टैलिटी की तरफ। तो अच्छा इमॉर्टैलिटी अगर ज़िंदगी में इंसान नहीं कर सकता तो आपके बच्चों के थ्रू होती है। तो अगर अच्छे बच्चे हों, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन आउटलिव्स यू, आप ही का नाम है उसमें और सस्टेनेबिलिटी है और उसमें आगे जा रहा है। सो उसमें जो है जो अल्लाह मियाँ ने भी जो विरासत का तरीका बताया वो ये है कि ताकि आपका जो काम है, आपकी जो एसेट है, वो आगे लोगों के अंदर जाए और एक तरह से वो काम आगे से आगे से आगे बढ़ता जाए। आपने एक जुमला कहा था फर्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था डाइल्यूशन इज द डिवाइन स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ। करेक्ट, यस। लेकिन यार हम तो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जिंदगी गुजारते हैं। हम तो समझते हैं कि हम जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतने तगड़े हो जाएंगे हम। तो ये कैसे, मतलब ये मुझे ये क्या ये बिजनेस वर्ल्ड में भी ट्रू है ये चीजें? देखिए ये इंसान की एक तरह से फितरत है। देखिए इंसान जब ईगो पे ऑपरेट करता है, ठीक है, तो हर चीज़ उसको मैं और उससे मुंसलिक हो जाती है। और आपने एक बात हम कहते हैं स्कैरसिटी। Scarcity mindset. ईगो जो है एक तरफ से आपकी रूह है, सोल है, ठीक है, आपकी सोल है और दूसरी तरफ आपकी ईगो है। सोल का मतलब है कि हर चीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल है। हर चीज़ फरावानी में है, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। ईगो में ये है कि मेरी गाड़ी, मेरी शोहरत, मेरी सक्सेस, ठीक है, उसमें ये क्या है, उसमें फ़र्क है फरहान में और अहमद जलाल में, ठीक है। अहमद जलाल क्या उस वक्त सक्सेसफुल होगा जब वो फरहान से कोई चीज़ बेहतर कर सकेगा या फरहान के ऊपर खड़ा हो सकेगा। उसके उसमें वो सक्सेस नहीं है कि फरहान की सक्सेस में मेरी सक्सेस है। जब वो आपके माइंडसेट होते हैं जो अच्छे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, यस। ठीक है, अमेरिका है, वहाँ पे ये इस तरह की सोच नहीं, नहीं अमेरिका है। अब आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका तो है ही लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। एब्सोल्युटली, तो वो तो अगर गोरा अपने आप को डाइल्यूट नहीं करता यस, यस। तो फिर क्या होता? नहीं तो व्हाट्सएप नहीं बनता। WhatsApp नहीं बनता? व्हाट्सएप का जो बंदा था जिसने व्हाट्सएप क्या अमेरिका अमेरिका नहीं होता? अमेरिका नहीं होता, बिल्कुल। तो यू आर सेइंग कि द मोर यू गिव एब्सोल्युटली। द बेटर थिंग्स बिकम। The more you give, the more mixing of ideas, people you have, the more you आप जिधर दे। लेकिन ये हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं हाँ। बचपन से जो हमें, तो लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये इसका कोई तरबियत से ताल्लुक नहीं है, हमारा ये नेचर ये भी है ईगो के जरिए। ईगो के जरिए ये इंसान का ईगो के जरिए फितरत में भी है। लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट आवर चाइल्डहुड्स। हमें एक जुमला सिखाया था, शेयरिंग इज केयरिंग। ये तो आप वापस उसी तरह की बात कर रहे हैं कि फरहान यार शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन हमें बचपन में लोग कहते तो हैं स्कूल में शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें कहाँ नजर आता है? आप इस मुआशरे में देखें, आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, घरों में, जो बार बार बात कर रहा हूँ, घरों में देखें, यहाँ तो हर कोई चीज शेयर नहीं करना चाहता। क्या यही वजह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी रिग्रेसिव सोसाइटी है और ग्रोथ माइंडसेट नहीं है हमारा? आपने बिल्कुल सही बात किया, ग्रोथ माइंडसेट, जिसका मतलब है कि मैं किस तरह आपसे मिलके एक चीज को बेहतर और बड़ी कर सकता हूँ। अभी हम पिछले दिनों जिक्र किया था लास्ट टाइम करीम का। आई थिंक करीम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, जहाँ पे एक बंदा नहीं वो कर सकता था, शायद मुदस्सिर शेखा, मगर उन्होंने 3 पार्टनर्स लिए
और तीनों ने मिल के एक कंपनी बनाई जिसकी $3.5 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन हुई। ना सिर्फ उन्होंने खुद लिया, उन्होंने अपने नीचे के लोगों को इक्विटी और उन्होंने शेयर्स दिए, और उससे नीचे के लोगों को इक्विटी और शेयर दिए। ऊबर जो अभी कोई $100-200 बिलियन की कंपनी है, ऊबर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, मगर उनका जो कराची का जीएम होता है, जो कराची सिटी को मैनेज होता है, उसके पास भी एक कहते हैं एलटिप, लॉन्ग अच्छा। टर्म इंसेंटिव प्लान, जो अच्छा। उसको इक्विटी दे रहा होता है उनकी मदरशिप में। वाओ। सो दिस इज व्हाट यू जिसे कहते हैं शेयर्ड ओनरशिप। यस। ठीक है कि आपका एक बंदा, आप सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए हैं, कराची का बंदा इज नॉट आपका इतना ज्यादा परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं रहा, ही इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट, बट उसके पास भी एक ओनरशिप है, शेयरिंग है। डाइल्यूट कर रहा है ऊबर और अपने जो owners मालिकान हैं, है। वो मालिकान डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये आपने एक 3G कैपिटल किसी कंपनी की जी, एग्जांपल दी थी, जी, कि जी। आप शेयर करेंगे? देखिए 3G कैपिटल भी हमारी तरह ब्राजील के 3 लोग थे, उन्होंने साथ मिले, जोर्गे पर्लमैन, वो एक बंदा था, उसने फिर 2 पार्टनर्स बनाए, एंड देन उसके बाद जो है ना 3G कैपिटल का इतना सक्सेसफुल है कि हाइंज, आप केचअप देखते हैं, बर्गर किंग बहुत बाहर जाएँ तो खाते हैं, पाकिस्तान में भी है, और बडवाइजर दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी, उनके ओनर है। और इनकी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे कि इन्होंने यूनिलीवर को एक्वायर करने की कोशिश की थी। आप इमेजिन करें पाकिस्तान में यूनिलीवर कितना बड़ा है। यूनिलीवर के बहुत टाइम हो गया था, बिकॉज़ उनको पता 3G कैपिटल के पीछे पड़ गए थे। इनमें से जो सबसे अमीर है जोर्गे पर्लमैन, वो $18 बिलियन उनकी वैल्यूएशन है, ठीक? इतनी वेल्थ है उनकी। उसके बाद जो उनके सेकंड नंबर पे हैं, वो है $8 बिलियन, और उनके जो थर्ड पार्टनर है वो है $4 बिलियन। मगर ये सिर्फ 3 लोग नहीं है, एक तरह से ना आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अ सी ऑफ केओस। ये नहीं है उनका माइंडसेट। हम लोगों का माइंडसेट है कि हम दीवारें बड़ी कर देंगे, हम क्या होता है डरे हुए हम। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड ले लेंगे और उससे हम अपने आप को बचा सकेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं 18 बिलियन का बन जाऊं, मगर मेरी टीम इस तरह नहीं बने। उनके नीचे जो टीम है, कोई 500 टू $1 बिलियन की वैल्यू के कोई 10 लोग उन्होंने बनाए जो उनके साथ जर्नी में आए। 100 मिलियन के तकरीबन उन्होंने 50 लोग बनाए, और $10 मिलियन के तो बहुत उन्होंने बनाए। लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका में और बाहर की दुनिया में ये एग्जांपल्स मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हमें एलीट भी अच्छी नहीं मिली? मतलब हमारे जो एलीट थे वो बेवकूफ लोग हैं क्या? वो तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे हर जगह आते जाते हैं। उन्होंने ये देखा नहीं कि यार ये जो दुनिया के ममालिक ग्रो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स ग्रो कर रही हैं, ये ऐसे ग्रो करती हैं। तो ये क्या फरेब देते हैं अपने आप को? पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता यार, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लाइसेंस राज। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा हैवी होना, इंट्रूसिव होना, उसकी सिंपल सी वजह है। आप किस बात पे कंपीट गवर्नमेंट खुद ऐसे कामों में मुलव्वस है जो उसको नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट के बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक। सो अब आप देखें सबसे बड़े बिजनेसमैन को, हर वो किस तरह पैसे बनाते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं। वो गवर्नमेंट को से ज़्यादा लॉबी करके लाइसेंस ले लेते हैं कि यार प्रोटेक्शनिज्म, कि यार हम सिर्फ पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो गाड़ियों की, आप देखें कितने अरसे से रही है, ठीक। और क्या करते हैं कि बैरियर्स खड़ा कर दो, ठीक। आप मार्केट पे कम्पीट नहीं करते, ठीक है। आप कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस पे कम्पीट नहीं करते। आप करते हैं यार मैं सेक्रेटरी को जानता हूँ, मैं उस बंदे को जानता हूँ, मैं अपने लिए एक एसआरओ निकाल मेरे लिए लूंगा, तो हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगा, मेरी एसआरओ और से अहमद के लिए ना हो। नहीं, अहमद के लिए ना। मैं जानता हूँ, हाँ, मेरे पास वो कांटेक्ट है, उसके पास नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पे मेरा काम हो जाए। ये कंपटीशन है पाकिस्तान में। द बिजनेस या गवर्नमेंट की वैल्यू एडिशन ये है कि मैं किस तरह नॉन कंपटीशन बैरियर्स को करो और उसके जरिए मैं पैसे बनाऊं। मगर अगर आपको compete करना पड़ेगा मार्केट में हर बंदे को, तो आपको बेस्ट से बेस्ट बंदा लाना पड़ेगा। बेस्ट बंदा उस वक्त आपके साथ आएगा जब उसकी कोई इक्विटी ओनरशिप होगी, ठीक है, वरना वो किसी और को ज्वाइन कर लेगा। बाहर के मुल्कों में मार्केट की कंपटीशन होता है, ठीक है। आप compete कर रहे होते हैं टैलेंट पे, कॉम्पिटेंस पे, कैरेक्टर पे। आप ये लॉबिंग हो रही होती है, मगर वहां पे उतना रोल नहीं है गवर्नमेंट का कि जितना पाकिस्तान में है। तो जिसकी वजह से आप फोर्स्ड होते हैं, इवन स्टेट्स आर फोर्स्ड कि वो अच्छा टैलेंट को ले और उसको इक्विटी में दे, उसको शेयर्स में। अहमद, वी विल कम टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट, बिजनेसेस, इकोनॉमी, स्टेट, एक घर की सतह से शुरू करते हैं। आई नो यू आर अ वीसी फंड ओनर एंड यू रन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। यस, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से काम शुरू होता है। ये हमारे घरों के अंदर कैसे, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेजॉरिटी जो हमारी व्यूअरशिप है वो 20 से 40 साल के दरमियान है। उसी एज में शादियां भी होती हैं, उसी एज में बच्चे भी होते हैं। जब बच्चा होता है तो भी तो एक डाइल्यूशन होती है, करेक्ट।
He's not 100% you. You partnered with someone, Yeah. fusion, and then there is a division. He's 50% you and 50%. Yes. But you have grown. Yes, a different human being. A different human being. You've created something. Yes. Right? कहने का मकसद ये है कि कोई इंसान बोले नहीं मुझे तो 100% मेरा ही बच्चा चाहिए. हो सकता है. कुदरत में नहीं पॉसिबल. कुदरत में पॉसिबल नहीं. देखिए हमारा मुल्क में ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिटोरिएशन हुई है, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ की. हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत कम है, ठीक. सो समवन सेड कि यार पाकिस्तान में लोग एक बुक नहीं, 2 बुक्स नहीं, 3 बुक्स रखते हैं. एक मैनेजमेंट बुक अपने लिए, एक टैक्स के लिए और तीसरी बीवी को दिखाने के लिए. ठीक है. सो दैट्स ट्रू. इतना लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है. Where does this start? देखिए हमारे मुल्क में एक मसला एक है, होप की बहुत फुटान है. और होप का मतलब ये है कि उम्मीद की कि एक बाहर के में होता है कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी. अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है. उसका मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी के बॉटम 10% में पैदा हुआ या बॉटम 20% में पैदा हुए, तो आपके क्या चांसेस हैं कि आप बॉटम 20 से टॉप 20% में एक ही लाइफ टाइम में पहुँच जाए. ठीक. सबसे ज़्यादा जो डायनामिक सोसाइटीज़ हैं, नंबर 1 यूएस आती है. इनमें सबसे ज़्यादा अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है. Wow. चांस है. चांस है. अच्छा, दूसरी बात है, द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आप टॉप पे बैठे हुए हैं और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अगर आप हाथ पाँव नहीं चलाएंगे तो यू विल गो ऑल द वे डाउन. ठीक है. टू यू विल गेट टू द बॉटम. सो क्या उन सोसाइटीज़ में डायनामिज्म है और जिसकी वजह से वो लोग ड्राइव करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ ये है कि जो गरीब बेचारा पैदा हुआ है वो गरीब ही रहेगा, वो उससे रिज़ाइन हुआ है. और जो अमीर है वो बेशक काम करे या ना करे, वो इंटरेस्ट के ज़रिए, रेंट सीकिंग के ज़रिए वो अमीर ही रहेगा. उसको मेहनत नहीं करनी है. उसको एलॉन मस्क बेचारा बिलियंस कमा चुका है लेकिन वो हम आपसे उससे ज़्यादा काम करता है. तो वो अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, आगे जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो हकदार है. क्या जबरदस्त बात आपने की है. और यही बात है कि हमारी सोसाइटी में होप नहीं है और जिसकी वजह से लोग जो है, जो जिस जगह पे बैठा हुआ है, ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है और जो नीचे वाले बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे. आई थिंक आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको आम इस्तिलाह में एलीट कैप्चर कहते हैं कि उन्होंने सारी मराआत जो है ना, कॉर्नर का प्लॉट वेस्ट ओपन अपने लिए रख लिया है. यस. और बाकी जो है गेटोज के अंदर बाकी लोगों को छोड़ दिया है. लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है कि जब ये जो स्ट्रैटेजी है एलीट की, इट कम्स बैक, द चिकन्स कम होम टू रूस्ट, ये कभी हुआ है कि ये इस चीज़ ने बाइट बैक किया हो कि अशराफिया को वो जिस दरख्त से, जिस शाख पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे हैं. पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना कि इस दफ़ा तो देखिए हमेशा क्या होता था, बूम और बस्ट होता था, बूम और बस्ट. अब बूम नहीं आ रहा है, अब बस्ट है. ये थोड़ा सा बेहतर बस्ट है, फिर एक और बस्ट है. सो क्या अब पाकिस्तान की वो पोटेंशियल ख़त्म होता जा रहा है टू स्टैंड अप अगेन बिकॉज ऑफ दिस एलीट कैप्चर? देखिए, आप कुदरत का निज़ाम है. ज़िंदगी में या तो आप आगे जा रहे होते हैं क्या बात. या आप पीछे जा रहे होते हैं. ये कोई चीज़ होती नहीं कि स्टैटिक है. बिकॉज़ क्या होता है, नाइजीरिया आपसे आगे जा रहा है, केन्या आपसे आगे चला है, रवांडा आपसे आगे गया, बांग्लादेश आगे जा रहा है. तो आप अगर आप उस स्पीड से उससे ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे तो आप पीछे जाएंगे. पाकिस्तान के साथ यही हुआ है. तो एंड में क्या हुआ, हमारे ज़्यादातर लीड बिजनेस फैमिलीज़ पाकिस्तान से अपना उन्होंने टैक्स स्टेटस ही हटा लिया है. बिल्कुल ऐसे. कितने लोगों ने अपना फैमिली ऑफिस से दुबई मूव कर लिया, आप भी जानते हैं. बहुत बिल्कुल, बड़ा ग्रुप है बिल्कुल. अगर कराची के, सबके जो सारे के सारे चले गए. सबके हैं. तो अब क्या है उनके लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज अच्छा उनके लिए भी एक मुसीबत है. उनके लिए मुसीबत ये, पाकिस्तान में तो उन्होंने लाइसेंस के जरिए, प्रोटेक्शन के जरिए वहाँ बिजनेस फंस कर रहे लिया. वहां पे जाएंगे तो वहां पे उनके साथ जो गेम शॉप वाला हिसाब है कहीं वो ना हो जाए, तो उड़ ना जाए. उनको धंधा करना आता नहीं है उनको वहाँ. धंधा कंपटीशन में करना नहीं आता. तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट Rent में और उस seeking. तरह की दोबारा करें. मगर उसमें भी आपको पता है कि रिस्क है कि इन्फ्लेशन की वजह से एंड ऑल थिंग कि वो नहीं शायद कर सकें. तो वो भी एक तरह से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे आ गए. सो देखिए, जो हमने शुरू में बात की थी, फ्यूजन ग्रोथ की बात की थी, जब तक आप ग्रोथ नहीं लाएंगे अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द, अपने एम्प्लॉइज के अंदर और अपनी सोसाइटी के अंदर, आप पीछे चले जाएंगे. और हमारा जो है ना, वो जो कहते हैं ना, चिकन कम होम टू रूस्ट, वो वाला सिचुएशन अब आ गया है कि हमारे अशरफिया ने, हमारे अमीर लोगों ने, कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो कुछ भी है, वो एक लेवल तक पहुंच गया. अब इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं कि लोग, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे पैकेजेस में वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं. कहते हैं यार टैक्स इतना हो गया कि हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते. ठीक है. तो बस बाहर जाएंगे तो कंपटीशन बहुत सख्त है. देखिए, आपका मुल्क इज द बेस्ट प्लेस, ठीक है, बिकॉज आपको नेचुरल एडवांटेज है. हर जगह पे आपको डिसएडवांटेज. बिल्कुल ठीक है. एक और मसला विद कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या है
क्या ये एफिशिएंट होता है इतना ज़्यादा इख्तियारात अपने पास रखना? आप हैं तो इंसान ही। आपके और उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ या खूबियाँ होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की खूबी हो जाती है, बट आपकी जो वीकनेस या खामियां होती हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन की खामियां हो जाती हैं। तो आप अपने आप को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे बेहतर नहीं कर सकती है। हाँ। जहां मुसीबत में आते हैं तो आप वैसे गिरते हैं जैसे आप खुद भी गिरेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ गिरेगी। तो आप पाकिस्तान में पुरानी रजीमों को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ऑल ऑफ दोज थिंग, जब जब तक वो थे, स्ट्रांग थे, वो चलते गए, मगर उनके किस चीज़ का तसलसल रहा? कोई किस तसल्सल पॉलिसी का तसलसल किसी रहा? पॉलिसी मुशर्रफ की किस पॉलिसी का आप मुझे बता दें, लोकल गवर्नमेंट, कोई और चीज़, क्योंकि सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर उनके हाथ में थी। और उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि वो जाके लोगों के पास जाए और डेलीगेट हो। आपने कॉर्पोरेट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, फैमिली के सिस्टम को तो समझ में आ गया कि इसको बचपन से बच्चों के दिलों में, दिमाग में डालना है कि बेटा ग्रोथ माइंडसेट रखो, पुराना जाएगा तो नया आएगा। करेक्ट। पुराना जाएगा तो नया आएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, ये इसको समझाए। कॉर्पोरेट्स के अंदर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बिल्कुल रिवाज नहीं है। आपने भी एग्जांपल्स दी बहुत सारे कंपनीज की। पाकिस्तान में कौन इक्विटी देता है अहमद भाई? कोई है आप जानते हैं किसी कंपनी में जिसने इक्विटी दी है? इक्का दुक्का के अलावा कोई ऐसे रिवाज है? स्टार्टअप्स में है, बट रिवाज जो नया है, बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं है। वीसी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते जब तक आपके पास एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन अच्छा, स्कीम है। वीसी का तो लेकिन पूरा मॉडल ही स्केलेबिलिटी हाँ, ड्राइव्स अराउंड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, यस, मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह के उबर का, इवन कराची का जो जनरल मैनेजर है उसके पास भी मदरशिप में जहाँ पे भी है उसके अंदर शेयर ऑप्शन स्कीम है। तो वो तो कॉन्सेप्ट ही पूरा है। आपने करीम की बात की, आप बताएं कि करीम में कितने लोगों को फायदा हुआ, इक्विटी या था। आज जुनैद वाज टेलिंग मी कि भाई हम, वो तो खैर एमडी था सऊदीया का और पाकिस्तान का, ये कहने लगे कि दर्जनों ऐसे लड़के लड़कियां थे जिन्होंने 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख उस डील से उनको फायदा हुआ। एब्सोल्युटली। सो ये जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं बाहर के मुल्क में रहा हुआ हूँ। बाहर के मुल्क में आप देखेंगे डाउ केमिकल, गोल्डमन सैक्स, जीई, 100-200 साल पुरानी कंपनीज, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ दीवान सलमान ग्रुप वगैरह होते बैठ गए। थे, कितना जबर, वो उस वक्त बड़े लोग ग्रुप होते थे जब अंबानी वगैरह नहीं बड़े होते थे। ये उनका लेवल ये हो, आज अंबानी और उसे भी बड़ा होना था, लेकिन नहीं हो सके। वही सेम मिस्टेक, डेलीगेट नहीं कर सके, वो बांट नहीं सके, वो डाइल्यूट नहीं किया। इन कंपनियों का राज ये है कि हेनरी फोर्ड ने तो फोर्ड कंपनी बना ली, मैक्सिमम क्या हुआ, हेनरी फोर्ड द सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद तो डिटोरेशन शुरू हो रही है। मगर सारी जो कंपनीज है सक्सीड इसलिए हुई कि वहां पे कुछ 4-5 एम्प्लॉइज थे, और वो एम्प्लॉइज बेसिकली बिकॉज ऑफ इक्विटी ऑप्शंस, शेयर स्कीम्स, कॉम्पनसेशन, वो पार्ट ओनर्स बन गए, पार्ट पार्टनर्स बन गए। तो ऐसे ही नहीं कि फोर्ड कंपनी का जो फोर्ड फैमिली है वो सिर्फ दे वर द ओनर्स ऑफ दैट। वो 4-5 जो फ्यूचर के सीईओस थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स थे, वो भी इतने बड़े शेयर होल्डर्स बन गए कि वो दे बिकेम लाइक ओनर्स। सो वो ओनरशिप एक तरह से पास होती है या एटलीस्ट डाइल्यूट होती है सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एम्प्लॉइज में। और जैसे जैसे वो राउंड आगे जाती है, वो ना सिर्फ वो जो लोग होते हैं वो उसको ओनरशिप फील करते हैं, लाइक उसी तरह ऐड करते हैं, बल्कि वो चीज़ कामयाब और सस्टेन करती है। आपने ट्रैवल किया है, कंपनीज के साथ बातचीत की है, बेसिक एटीट्यूड का क्या फ़र्क होता है जब आप ये बात किसी को बोलते हैं? क्योंकि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं तो आप तो बेसिकली उसको बोले डाइल्यूट करो ना भाई, मैं तुम्हें दे रहा हूँ पैसे लेकिन डाइल्यूट करो। तो क्या फ़र्क होता है पाकिस्तानियों के रवैये में और जो जिनके साथ आप बाहर काम करते हैं? पाकिस्तानियों का डाइल्यूट का मसला ये है कि पाकिस्तान में एक और चीज़ नहीं होती, वो एग्जिट नहीं होते। होते ही नहीं है। होते नहीं है, ठीक। तो पाकिस्तान में क्या होता है, कैश फ्लो बिजनेस होता है। क्या मैं एक बिजनेस के ऊपर बैठ जाऊं और उससे कैश निकालता रहूं, बस। प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वैल्यू नहीं क्रिएट। वैल्यू मुझे नहीं क्रिएट क्या करना। बात कर रहे हैं यार। तो एग्जिट वैल्यूएशन उस वक्त मेक सेंस करती है जब आपने एक चीज़ $1 मिलियन की बनाई है, इन्वेस्ट किया, और वो $100 मिलियन की हो गई है, ठीक है। अब वो कोई चीज़, अच्छा वो कोई बंदा है, वो कहता है यार मैं $10 मिलियन का मेरा रेवेन्यू है, इसमें $2 मिलियन का मेरा प्रॉफिट है, मुझे क्या जरूरत है मैं $100 मिलियन का करूं, जी। अच्छा, $100 मिलियन के लिए उसको कम से कम 3 या 4 पार्टनर करने हैं, सही। तो मगर उससे ये होगा कि वो 100% ऑफ $10 मिलियन होगा, लेकिन वो 25% ऑफ $100 मिलियन होगा, तो वो $25 मिलियन की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सही है। मगर इस तरह लोग सोचते नहीं है।
पीपल ये कहते हैं यार मेरे पास साल का $2 मिलियन बहुत है। प्रॉफिट आ रहा है, कैश आ रहा है, मैं पाकिस्तान में जिंदगी गुजार ऐसे रहा कह हूं, रहा हूँ हर रोज नहीं हर हाँ रोज गाड़ी चेंज करता हूँ, हर एक नया घर खरीदता हूँ, मुझे क्या सर जरूरत है? क्या बात कर रहे हैं आप। कल मैं किसी साहब से मिला, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि वो किसी को जानते हैं, एक कंपनी के सीए के ओनर है। उन्होंने कहा भाई ये क्या जरूरत है यार ज्यादा चीजों में पड़ने की, ठीक है अपना घर बन गया, चीजें हो गई, बस सही है। हमारा बिजनेसमैन तो यही सोच रहा है बच्चे की शादियां हो जाए, मैं बाहर के 2 चक्कर लगा लूं साल के। अ, वो तो इससे आगे सोच भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, उसका ये प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वजह है कि प्राइवेट इक्विटी, हमारा जो मुल्क में एक दुनिया का कॉन्सेप्ट है प्राइवेट इक्विटी, वो कामयाबी नहीं हो सका बिकॉज आप किसी बंदे के पास जाएं कहें कि यार मैं आपसे $10 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं और इस बिजनेस को हम 10 टाइम बढ़ा देते, तो कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो कहते हैं यार मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो बड़ी अच्छी जिंदगी है, मेरी तो कैश फ्लो इतना है और ये है। मगर होता ये है कि वो सूनर और लेटर अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में मारे जाए। हमारे यहाँ तो ये बड़े फख्र से लिखते हैं कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं। हमारे यहाँ या वो निहारी वाले ने लिखा हुआ होगा हाँ। हमारी कोई और ब्रांच हाँ नहीं बस इधर ही है, इधर ही है। वाह मुनफरद है, एक ही है। हम बहुत होशियार के बच्चे हैं हम अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे पहली दफा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, शेयरिंग, गिविंग इज रिसीविंग। देखिए कुदरत का भी निजाम है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल पे गिविंग एंड रिसीविंग। हर चीज दुनिया में, दरख्त देख लें, सूरज देख लें, दे रहा है और ले रहा है, दे रहा है और ले रहा है। देयर इज दिस कांस्टेंट फ्लो, ठीक है। और आपने जो बात की है पैसा खर्च करो, वो भी अल्लाह मियां ने कहा है कि फ्लो करे। हाँ इसको कीप इट मूविंग, हरकत में बरकत है। नहीं कि बैठ जाओ, उसको साकिन कर दो, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा मसला ये भी तो है ना कि वो एक ही होल्ड जगह का, रहता है। पैसे को होर्डिंग 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 होती है, पैसे को hoarding- रोकता है, फ्लो को रोकता है अच्छा, पैसे और के। दिस इज एज बैड एज इक्विटी होर्डिंग। क्या इक्विटी बात है। होर्डिंग भी आप समझ जाए ना कि मैं 100% है तो मैं 100% रखूंगा, मैं तो 1% नहीं दूंगा या 10% नहीं दूंगा। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट कि आप अपनी वेल्थ को लिमिटेड रखें और उसमें शेयरिंग ना दें और उसको ग्रो ना करें, ठीक है। कुदरत का निजाम है, हर चीज ग्रो कर रही है, आगे जा रही है बाय गिविंग एंड देन इट रिसीव्स। अच्छा और जो गिविंग करते भी हैं वो सदका खैरात को बड़ी गिविंग समझते हैं, वो कहते हैं हाँ यार ये हमने गिविंग की। और वो भी अपने थ्रू या अपने हाँ, एरिया में अपने या उसने जो उसका एरिया में। साइलो बना के हाँ, करते हैं, अपनी एक चैरिटी बना देंगे उसके थ्रू जाएंगे। कंपनीज में तो बिल्कुल नहीं होता ये। मतलब अगर आप सोचें कि एक सेठ है, उसकी 10 अरब रुपीस की वर्थ है, उसकी 10 अरब रुपए कमाता है, वो 50 करोड़ की कर देता है सदका खैरात, अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन अगर वो 50 करोड़ की प्रॉफिट शेयरिंग या इक्विटी शेयरिंग अपने एम्प्लॉइज के साथ करे तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी। ना सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होगा। वो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग करेगा उससे क्या पता मिनी उस तरह के 10 और लोग बन जाएं, तो जो वो पैसा दे रहा है वो मल्टीप्लाई कर सकता है ना, बिकॉज उसकी वजह से वो उसके 10 एम्प्लॉइज कुड बिकम लाइक मिनी सेट्स और वो फिर अपना गिविंग करेंगे। तो वो सारा का सारा वो निजाम वो नहीं पूरा का पूरा चलता, जिसकी वजह से आप बता रहे ग्रोथ नहीं हो रही। सेम थिंग, चैरिटी बहुत ज्यादा चल रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो मैं रही आपको है। पर्सनल बात बताता हूँ उसमें, आपको तो पता ही है सारे वाकयात का। जब जो मेरे साथ वाकयात हुए उसके बाद से क्या हुआ है कि वो वाले हाँ उसके बाद से जो 3 हमारी टीम के लोग थे, अब वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने कंटेंट क्रिएशन, मतलब दे वर अप्रोच्ड बाय पीपल, अब वो उनको उन्होंने उसका हेड बनाया, एडिटर बनाया है, और वो उनको अपने कंटेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा मुझे ना एक ने कमेंट किया, जब सेट कल्चर की मैंने लास्ट पॉडकास्ट की है ना सुहेल ज़ंदानी के साथ, उस पे आया, फरहान भाई एक दिन आएगा जब आपके हाथ के सिखाए हुए बच्चे कहीं और अपना कारोबार सेटअप कर लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि सेठ क्यों ऐसे करता है। मैंने कहा भाई ये हमारे साथ हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनको और जगह पे मिल गया, दे ग्रू, बढ़ गए आगे। मैंने कहा क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि यही तो थे, यही रहे, तो आप तो अल्लाह की कैपेसिटी टू गिव यू मोर चैलेंज कर रहे को चैलेंज कर रहे हैं। या आप उसको यस यस अच्छा नहीं है, यही दे सकता है, अल्लाह ताला और नहीं दे सकता और मुझे? नहीं मुझे दे सकता, यू हैव नॉट। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो ये हमारे ये तो बहुत रिलीजियस मसला है अहमद। रिलीजियस, साइकोलॉजिकल, और ये क्या होता है हमारे Spiritual। फैमिली वैल्यूज का भी मसला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे पहली दफा इसका आइडिया का कॉन्सेप्ट आया था सिलिकॉन वैली से। सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी है, तो सिनपैट्स के पढ़े हैं बिलाल जुबैरी। अच्छा। बिलाल जुबैरी बड़े अच्छे आदमी हैं। ओके। मैं उनसे पहली दफ़ा मिलने गया, आज से 2010 में। मैं बॉस्टन में होते थे, अब उस सैन फ्रांसिस्को चले गए। तो मैंने उनके पास जब मिला तो मैंने उनके पास किसी आइडिया के साथ गया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलने गया। तो जब वो मिला तो मैंने उनको बताया गया मैं ये करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ना बेसिकली दे आर वेरी स्मार्ट। तो 5 मिनट में कहा अच्छा आई अंडरस्टैंड, 1 2 3 ये तुम्हारा बंदा है, इससे तुम मिलो, ये तुम ये करो, और तीसरी चीज़ ये करो।
ठीक, बगैर मुझे जाने हुए, बगैर कुछ Wow. किए हुए। बाय द टाइम मैं उस मीटिंग से निकला हूँ, उन्होंने मुझे 2 बंदों से कनेक्ट भी करा चुका थे और तीसरे पे उन्होंने एक ईमेल भी शूट कर वाह। और सो उनका कोई फायदा और मंसूब उनका नहीं है आपके कोई साथ। फायदा नहीं था। ये तो सिलिकॉन वैली क्या का माइंड यार, दिस इज मैं ये देखा है पूरी दुनिया में। क्या सिलिकॉन वैली यार। में इसलिए बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी होती है बिकॉज बंदे आते हैं, वो जस्ट आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आइडियाज है, आइडियाज दे, आइडियाज है, आइडियाज दे। बिकॉज आपके सबसे जो बेसिक आइडियाज होते हैं वो नेवर वर्थ दैट मच। आपको पता अंदाजा है ना कि जो आपका बेसिक आइडिया पहले, तो आप जो उसको दे देते हैं तो बेहतर उसके होता है वो। बाद बेहतर और उसके बाद बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है सिलिकॉन वैली का, और दूसरी बात है वो उनका वैल्यू कॉन्सेप्ट ये है कि यार देखो आज मैंने, ये मेरा एम्प्लॉई है, ठीक, कल मैं इसका एम्प्लॉई हो सकता हूं, परसों ये मेरा इन्वेस्टर है और परसों ये मैं भी इसका है, इन्वेस्टर भी हो सकता हूं। ये भी है। ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है वहां पे जिसकी वजह से लोग आर वेरी गिविंग, और पूरी का पूरा सिलसिला चल रहा है। एक और चीज जो मुझे अक्सर लगता है, और ये कि जब आप इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, यू नो हायरिंग के लिए इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग आके ना ये चाह रहे होते हैं कि आपको उनसे क्या मिलेगा, कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने बारे में सोच रहे होते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू के इस तरफ बैठा हूँ और आप उधर बैठे हैं और आपने एक इश्तिहार दिया है और मैं मुझे पता है आपने एक इश्तिहार दिया है, भाई आपने मुझे बुलाया है, अब मैं अगर आके आपको वो सब कुछ देने की यकीन दहानी करा दूं जिसकी आपको जरूरत है, तो आप क्यों नहीं हायर करेंगे मुझे? सिंपल सी बात है। हम इतने अप्रीहेंसिव होते हैं। सिंपल सी बात है, जिस शख्स ने इश्तिहार दिया है उसको कोई प्रॉब्लम है भाई, उसका मसला सॉल्व कर दो, उसका मजा होगा यार। और वो आपका मसला सॉल्व कर देगा। you solve my problem, I'll solve your problem. You It's as scratch simple my as back, that. I scratch yours. यार, कोई exactly. इंटरव्यू में इस माइंडसेट के साथ नहीं सर मैंने जाता। पता है आपने इश्तिहार दिया, देखिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये ऐसे हल हो जाएगा। I- एंड दिस इज हाउ आई एम द मोस्ट केपेबल गाय टू डू इट। I love such a person, मुझे आज तक मिलते ही नहीं है, डू इट नहीं मिलते ना, मिलते ही नहीं है। आके मुझे तो मैं ये चाहता हूं, मैं वो, अरे भाई तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें मिल जाएगा, पहले तुम वो जो मसला है उसको हल कर दो। दिस इज, वी डोंट थिंक लाइक दैट। अगेन आप जॉब दे रहे हैं लेकिन मैं भी तो आपको कुछ दे रहा हूं। मेरे पास कोई स्किल है, कोई चीज है, तो मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा ना, जॉब मिलेगी। Absolutely, absolutely. सो गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा। Give and take, बिल्कुल। और अगर हमारा माइंडसेट हम ये बना ले कि हमें गिव करना है, तो ये एक ग्रोथ माइंडसेट भी है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज को ये कहता हूँ कि देखो तुम्हारा डोंट थिंक कि तुम्हें जो जिंदगी में मिलेगा वो तुम्हारे बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बात है। ठीक है, मैं आप एक चैनल हूँ, मैं आपके वेन्यू हूँ, बट आई डोंट कंट्रोल इट। आपकी जो मेहनत है वो आपका खुदा का कॉम्पैक्ट है जी। आपकी जो मेहनत अगर आपने की है वो मेरे साथ आपको मिले या आपको सब्सिक्वेंट मिले या उसके बाद मिले, वो आपको मिलेगी। तो आप उसको एक तरह से बार्टर या ट्रेड की तरह ना सोचें कि मैं एक्स करूंगा तो मुझे बॉस मुझे वाई करेगा तो फिर मैं जेड करूंगा, मैं ये ट्रांजैक्शनल जैसे ट्रांजैक्शन ही करेगा। ये आपको खुदा के ऊपर ये एक निज़ाम एक बना हुआ है कि आप जो भी काम करेंगे उसका रिवॉर्ड जो है वो आपको अल्लाह देगा। और आप अगर उस तरह से सोचेंगे तो आपकी अपनी जॉब में आपको बरकत होगी। एब्सोल्युटली। बरकत का बड़ा आपने खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इस वक्त। वो क्यों? ये अगेन एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि यार बरकत हो गई, बढ़ गई चीज, बढ़ गई चीज। बस यार चीज तो उतनी थी, नहीं थी लेकिन खत्म ही नहीं हुई। सो हमारे तो बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि भाई अल्लाह बरकत वाला रिस्क अता फरमाए, वरना बहुत होगा फिर भी कम पड़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। अगर आप पाकिस्तान के मामलात, अल्लाह करे एक दिन आए अहमद भाई आप पाकिस्तान के मामलात के फैसले करें, स्ट्रक्चरली रियासत क्या कर सकती है, क्योंकि ये आपका बड़ा फेवरेट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, एंड दिस यू 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 रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट दैट। रियासत क्या करे कि मुल्क के अंदर ग्रोथ आए? रियासत द ओनली थिंग जो सिर्फ वो काम करे और कर सकती है, इट शुड गेट आउट ऑफ द वे। ओह माय गॉड। इट शुड गेट आउट ऑफ द वे ऑफ पीपल। इसके आपके हर किसी के रियासत इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो इंसान पाकिस्तान में लोगों की एस्पिरेशंस, वाई हर जगह जाएं आपको एक एनओसी दे रहा है, आपको नॉन ड्यूज क्लेम चाहिए, आपने कहीं अपने आपने लोगों की टीसी करनी है कोई काम करवाने के लिए,
आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। अच्छा, और वो क्या है, बचाने के लिए कि यार कोई बंदा गलत काम ना करे, और भाई उसके बावजूद आपने इतने ज़्यादा रेगुलेशंस, ये नहीं कर सकते, रूल्स बनाए हुए हैं, उसके बावजूद उसने गलत काम हो रहा है। तो अगर आप वो रूल्स हटा देंगे, शायद कम गलत काम हो। सो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क में कैपेसिटी है, वो है हमारा इनेट टैलेंट, नंबर 1, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारी अल्लाह मियाँ की दी हुई कुदरत, कि हम हर बंदा अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाए, ठीक है? ये एक हर के अंदर होता है, हर के अंदर जुस्तजू होती है। उस जुस्तजू के अंदर जो सबसे बड़ा जो इस वक़्त एक ऑब्स्टिकल है, वो स्टेट का कंट्रोल ओवर द रोकती है इकोनॉमी। चीज़ों को, रोकती है। रोकती है, हर चीज़ को रोकती है। ये तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कंपनी गैराज में कंपनी नहीं खोल सकते, तुम्हारे कंपनी जो है उसका दफ्तर एक कमर्शियल दफ्तर में होना। ओ भाई क्यों होना तुम चाहिए? मर क्यों नहीं जाते? So, आपको यकीन नहीं आएगा इस वक्त। अभी चंद दिन पहले मैंने जुनैद इकबाल के साथ पॉडकास्ट की, वहीं बैठे हुए थे जहाँ आप बैठे हुए। पॉडकास्ट के आखिर में मैंने उनसे ये सवाल किया था, जुनैद रियासत क्या करे? एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है, और मैं हैरान हूँ, इस वक्त बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि दो मुख्तलिफ लोग, बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड, दोनों को नहीं पता, दोनों का बाहर का एक्सपोजर, दोनों जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स, एक बात की है, गेट आउट ऑफ द वे। एग्जैक्टली ये जुमला कहा था जुनैद इकबाल। अब जो लोग हमारे चैनल पे पॉडकास्ट देखेंगे उनको नजर आ जाएगा कि मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये सवाल किया था, आपने भी वही बोला है। यार ये तो बहुत ही शर्म की बात है इस रियासत के लिए। ये शर्म की बात, आई वुड मतलब कि आप एक इम्पेडिमेंट हैं, आप एक रुकावट हैं ग्रोथ के लिए। देखिए, वो हुकूमतें जहाँ भी बैठती हैं, जहाँ वो अपने काम से ज़्यादा काम करें और हर चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करें, तो वो इम्पेडिमेंट बन जाएगी। और हमारे यहाँ कुछ अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा-सा मसला हमारे लोगों का भी है। लोग चाहते हैं कि एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, जो आपको, आप जाएँ ना, आप अंडर ग्रेजुएट में, काफ़ी वहाँ पे सोशलिज़्म पॉपुलर है। लोग ये नहीं कहते कि यार मैं जाके, मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट हैंडआउट दे। वो लोग ये नहीं कहते मैं मार्केट में जाके कम्पीट करूँगा और वहाँ पे जाके मैं जीतूँगा और मैं अपनी रोज़ी कमा के लाऊँगा। नहीं, मैं जीतो पाकिस्तान में जाके जीतूंगा। तो पाकिस्तान में जीतूँगा। मैं जेडीसी के बाहर जाके खाना खा लूंगा, बाइक ले लूंगा You फलाने understand? भाई से। So there is a problem both on the people side also and there is लेकिन a लोगों को तो ट्रेन किया ना अहमद भाई, लोगों को तो बना दिया भिखमंगा हमने। और सब हर कोई जब गुर्बत बिकेगी कही आपका वो तो पॉडकास्ट गुर्बत की प्रोड्यूस बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो बुखल का, कंजूसी का माइंडसेट है हमारा, मत दो, मत करो, काम मत करो, एफर्ट मत दो, जान मत लगाओ। मतलब लोग हैं अहमद भाई, मैं जानता हूँ 25-25 साल से ऑर्गेनाइजेशन से बैठे हुए और बददिली के साथ बैठे हुए। सबसे ज्यादा सोचें आप, I call them cultural terrorists कसम से। because Energy सबसे ज्यादा vampires. कल्चर एनर्जी वैम्पायर्स, कल्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये लोग। भाई अगर बता- आपने, जिंदगी इज वेरी शॉर्ट, आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। आप कार्ल मार्क्स क्यों काम के ऊपर इतना शोर मचाता था? बिकॉज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा काम की थ्रू है, आपकी मीनिंगफुल जिंदगी में वो है। तो बिल्कुल। अगर आप नहीं, आपकी बंद रही, आप छोड़ के कहीं और चले जाए जहाँ आपकी मीनिंगफुलनेस ज्यादा हो, या आपको काम मतलब आपको काम ज्यादा अच्छा मिले, या आपका एनवायरनमेंट आपको अप्रिशिएट करे, आप वो नहीं करेंगे, आप उधर ही बैठे हुए कुड़ते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे इधर नहीं भी तो जाने पॉवर्टी देंगे। माइंडसेट है, ये भी तो जो आप कह रहे थे कि जो आप अपने लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा रिस्क मैं नहीं देता, मैं चैनल हूं। वो लोग समझते हैं कि हमारा रिस्क इस नौकरी से जुड़ा हुआ है। देखो, और से आगे कोई बेहतर चीज नहीं है, वो अगर मैंने इसको छोड़ा तो मेरा आप यार अहमद भाई, ये कितनी बड़ा। important यार, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग इनटू अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन राइट नाउ। यू आर सेइंग कि ये जो कॉर्पोरेट्स, और यही वो माइंडसेट है जो शायद सेठों को भी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हेल्प करता है। बाय द वे, दोनों तरफ से That's what एक्सप्लॉइटेशन people- हो रही है, हाँ, दोनों तरफ से हो रही है। दोनों तरफ से हो रही है। सेठ अपनी तरफ से मुट्ठी नहीं खोलता, हाँ। लोग दूसरी तरफ से जब अगर खुलता भी है तो अपनी तरफ खींचते ही नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब वो ओनरशिप नहीं दिखाते। मुझे लगता है कभी कभी सेठ भी बेवकूफ ऐसे लोगों को बड़ा एंजॉय करते हैं जो डरे हुए होते हैं, क्योंकि फिर वो उनसे गंदे काम करवाते हैं। हमारा पूरा मुल्क नौकरी के लिए क्या क्या कर रहा है। यस, एब्सोल्युटली। वो जो एक शेर है कि कुर्सी है तुम्हारी, कुछ जनाजा तो नहीं है, हाँ। कुछ कर नहीं सकते तो छोड़, उतर हाँ, क्यों उतर नहीं नहीं जाते? जाते। नौकरी ये तो कर रहे हो बरसों से, हम्म। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो ये तो हमने अपनी किस्मत की डोर उस सेठ के हाथ में दे दी है। दी। बिल्कुल, और एक तरह से आपने अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं किया, खत्म कर दिया। ईमान खत्म कर दिया, बिलीफ जिसे कहते हैं कि यार देयर समथिंग से आगे है व्हिच आई कांट सी, मगर वो मेरे लिए अवेलेबल है। यही तो बिलीफ है ना यार। बिलीफ इज टू कि एक
मेरे सामने एक मुसीबत है, मुश्किल है, वो मेरे पास रियल है, ठीक है? और मुझे कहती है कि गलत काम करूँ। मगर मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, तो मुझे उसका अजर मिलेगा। कोई है लेकिन ऊपर? लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ नज़र रही। नहीं आ रहा, मुझे लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। है। तो बिलीफ तो यही है कि मैं उस चीज़ के पास जाऊँ जो मुझे नज़र नहीं आ रही, एज़ कम्पेयर टू मुझे नज़र आ रही है। ये तो ईमान ये है तो ना? बिलीव है। ये तो ईमान है, और क्या बेईमान और है? क्या? अगर नज़र आ गया और बैंक में नज़र आ रहे हैं नंबर्स, नंबर्स आ रहे तो तो क्या फ़ायदा? ईमान तो एक नहीं है। मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। 2010 में पहली दफ़ा मैं डिपार्टमेंट हेड की पोज़ीशन में आया सीएनबीसी पाकिस्तान में। तो शुरू-शुरू में मुझे जो टॉप मैनेजमेंट थी उसकी तरफ से कुछ लोगों का नाम दिए गए कि ये लोग ठीक नहीं परफ़ॉर्म करते, आप इनको निकाल दें। अच्छा, मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं, कैसे निकालूँ, ये तो गलत बात है। किसी को मैं नहीं निकालूँगा, उनका घर कैसे चलेगा? मैं सोच के नहीं निकाला। लेकिन मैंने 1-2 साल के बाद हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपना डिलेमा उनके सामने रखा। मैंने कहा, यार ये बड़ा मैं तो फँस जाता हूँ यार, क्योंकि नौकरी लगी है बेचारों की, ये वो। तो उन्होंने बोला कि काम कैसा करते हैं? मैंने नहीं यार, काम तो ठीक नहीं करते। कह रहे तो फिर क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा कि यार कैसे घर चलेगा? कहने लगा तुम चलाते हो घर उनका, तुम राज़िक हो। माँ के पेट में तुमने खिलाया था उनको। तुम्हारी ज़िम्मेदारी है इदारे के लिए बेस्ट डिसीजंस लेना। आप राज़िक नहीं हैं। इतना ओवर एस्टिमेट मत करें डायरेक्टर न्यूज़ साहब अपने आप को। आप राज़िक नहीं हैं। आप फ़ैसले करें इस इदारे के लिए बेहतर। उस शख्स का और मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतरा कि मैं ये समझ रहा था कि और फिर मैंने टोटल मेरिट बेस्ड डिसीजन शुरू किए। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में कितने लोग सीटों ने हमदर्दी की वजह से रखे हुए होते हैं। बिल्कुल। एचआर रखिए, एचआर कभी एक्शन नहीं लेती। बहुत बड़ा पाकिस्तान में मसला ये है कि एचआर इमोशनल अटैच हो जाती है पीपल्स के साथ, सिचुएशन से, और वो डिसीजन नहीं लेती। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है बीइंग अ पीआईए क्या है भाई? ये ऐसे ही है। एक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई, उन 3000 लोगों की बेरोजगारी की वजह से 30 करोड़ लोग मर रहे हैं उनके उनके खाने का। ऐसा है कि नहीं है? एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो ये है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बीइंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, जिस तरह आपका एक रोल है एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज ब्रदर, ये एक रोल है। उसी तरह एक रोल है बीइंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, जिसके लिए आप रोजी लेते हैं। ठीक है, और वो रोजी के लिए आप उसके लिए क्या, आपका सिर्फ एक मकसद है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट में एक्ट करें, कि सेठ नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट में एक्ट करें। और अगर उसमें कोई आपको डिफिकल्ट डिसीजन लेना हो, तो आपकी सैलरी, आपको जो रिस्क वहाँ से मिल रहा है वो हलाल करने के लिए आपको वो लेना चाहिए, बिकॉज़ ये आपका एक रोल है। दैट डज़न्ट मेक यू ए बैड पर्सन। इट आप समझ, ये आपका एक रोल है, उस रोल में आपको कुछ ना कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या होता है, वो समझते हैं कि यार अगर मैंने किसी को फायर कर दिया या मैंने किसी को टर्मिनेट कर दिया तो आई एम अ बैड पर्सन। This is not a bad person. You are a good person if you are just doing playing a role. एंड वो रोल अच्छा प्ले करने के लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वफादारी करनी है, और एक लेवल तक आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान है, आप हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स आप वो करें, उनको ट्रांजिशन टाइम दे। मगर आपको अल्टीमेटली अपने मुल्क के अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वफादारी नहीं होती है, वो एक लेवल पे मुल्क के साथ वफादारी नहीं होती है। सो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पॉलिटिक्स में एमएनएस की पोजीशन पे आप नहीं देखते कि कौन मेरिट पे है। अच्छा, वो हर बंदा अपने लेवल पे कर रहा है। मेरे साथ इस तरह बहुत मर्तबा हुआ था कि मैं जब शुरू-शुरू में आया था पाकिस्तान में, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने कहा यार पाकिस्तान में डेलीगेशन होनी चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऑर्ग डिज़ाइन होनी चाहिए, ठक, 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 ठक। तो मैंने वो सारा किया और मैंने कॉर्पोरेट के लोगों को लेके आया। कुछ अरसे बाद मुझे लगा कि यार चीज़ें चल नहीं रही हैं, क्या मसला है? तो मैंने ये फ़ील किया कि मेरे से नीचे जो लोग आए हुए थे, जो कॉर्पोरेट के और प्रोफ़ेशनल्स थे, उन्होंने अपने नीचे जो लोग थे, वो सारे अपनी बरादरी के, अपने जानने वाले रख दिए। ठीक है? अच्छा, अब वो जब वो उन्होंने जानने वाले इससे रख बुरा दिए, कोई काम कर नहीं सकते नहीं आप। जानने वाले उन्होंने रख दिए, तो अब वो रिलैक्स हो गए। बिकॉज़ उनको पता है कि अब उनका एक पूरा सिस्टम बन गया है प्रोटेक्शन का, अब वो हिल नहीं सकते। बिकॉज़ अगर मैं उनको हिलाऊँगा तो मुझे पूरा सिस्टम अप्रूव करना पड़ेगा। अब वो 2 लेवल्स डाउन द ऑर्गेनाइजेशन आ गए। तो फिर क्या और हुआ कि एफिशिएंसी गई डस्टबिन और में। एफिशिएंसी, अब मैं उनको कह रहा हूँ कि यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो नीचे प्रेशर नहीं दे रहे बिकॉज़ नीचे उनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने फिर इवेंचुअली मैं जिस बात पे मैं दोबारा आया, मैंने कहा यार देखो, अगर बरादरी
खड़ी वही करनी करना है, था तो मैं कर लेता। मैं कर लेता। भाई तो तू कर रहा है। तो कह रहा है अगर मैंने अपने प्रोफेशनल को लाना है और उसने अपने पुराने सारे दोस्त वगैरह को रख के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्यों नहीं कर दूं यार, इससे मेरा तो पैसा लगा हुआ है। और आप लोग जो देख रहे हैं, आप यकीनन जो मैनेजरियल लेवल पे रह चुके हैं, इससे बुरा काम आप कभी कर नहीं सकते किसी ये रिश्तेदार को हर हायर जगह हो रहा है। और हर जगह कर रहे होते हैं। इससे घटिया और बुरा बिजनेस डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन आप ले नहीं सकते कि किसी जानने वाले को हाँ, बगैर मेरिट के रखे। देखिए मेरिट पे अगर जानने वाला ही बुरा हाँ, तो उतरता है, ठीक है, रखे हाँ। रखे। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप ड्राइवर और खानसामा नहीं रख नहीं सकते रख रिश्तेदार को और जानने वाले को, क्योंकि ये एक मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं होता अक्सर, ये एक लॉयल्टी बेस्ड डिसीजन होता है। Loyalty based वफादारी decision। कहते हैं, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, तू हाँ। मुझे वफादारी देगा। हाँ। अबे भाई तुझे वफादारी नहीं चाहिए थी, काम चाहिए था। अच्छा, ये आपकी इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं एक और बात है, फ्रांसिस फुकुयामा बहुत बड़ा मशहूर है कि उनकी उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आज से 20 साल पहले क्या उन्होंने लिखी थी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात की जो हमारे से बहुत लिंक्ड है। उन्होंने कहा था हर सोसाइटी में दो किस्म के लिंकेजेस होते हैं, एक होता है वर्टिकल लिंकेजेस, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस। वर्टिकल का मतलब है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल का है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो वर्टिकल लिंक होता है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन द अथॉरिटी फिगर, चाहिए। ठीक है, कि आपकी क्या रिलेशनशिप है। और हॉरिजॉन्टल है कि आपकी रिलेशनशिप क्या है आपके Peers के साथ। पीयर्स के साथ, या आपकी किसी और कम्युनिटी के साथ, या आप पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। ओह, ओके। आप किसके आपकी वो एक सोसाइटी का Okay. तो एक ग्रिड बनता है। ओके। तो उनका ये कहना था कि कुछ सोसाइटीज में लोगों की वर्टिकल लिंकेजेस बहुत स्ट्रांग होती हैं विद अथॉरिटी, दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स अथॉरिटी, हाँ, ठीक है, एंड टू गेट डायरेक्शन एंड टू सीक प्रोटेक्शन, हाँ। ठीक। सो ट्राइबल सोसाइटीज आर लाइक दैट, I like that. ठीक है, एंड सोसाइटीज दैट आर नॉट बेस्ड ऑन मेरिट आर लाइक दैट। व्हाई? तो वहां पे पावर को आप हर कोई पावर के इर्द ग्रेविटेट करता है। पाकिस्तान में देखेंगे हर कोई पावर के इर्द ग्रेविटेट करता है। व्हाई? वो कहता है यार ये मेरा फरहान मेरा कजन है, और या जलाल मेरा कजन है, मैं उसको रख देता हूँ और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता हूँ। बिकॉज व्हाई पीपल आर ओरिएंटिंग, और पीपल अपने आप को लिंक करे पावर के साथ। जब आप हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं तो इसका मतलब है कि यार देखो मेरा कजन है, रिश्तेदार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा दूर का मेरा एथनिकली डिफरेंट बंदा है, ठीक है, बट मेरे उसके दरमियान में ट्रस्ट है, मेरा हॉरिजॉन्टल लिंक है। आई कैन वर्क विद हिम and we can do build something on merit. He doesn't have to be my बिरादरी, he doesn't have to be my रिश्तेदार, but हम एक सिस्टम में ट्रस्ट के जरिए हम एक दूसरे के साथ काम कर आपने जो सकते हैं। वर्ड जी, तो अच्छा, यही सिस्टम आप देखिए अमेरिका में तो जो इस तरह हायरिंग थोड़ी होती है कि जी मेरा कोई बरादरी का है या मेरा गराई है या मेरा रिश्तेदार है। वहां पे तो ऐसे नहीं होता। वहां पे क्या होता है, ट्रस्ट पे बेस पे सिस्टम होता है। यार हमने अरे भी यार कार वो- काम किया हाँ, हुआ है, हमने तो हाँ, बहुत मुख्तसर किया हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछता यार। नहीं पूछते कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। यार, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो हमारा सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिंग मैं वर्टिकल रिलेशनशिप के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। वो वीडियो है जाहिर जाफर नूर मुकद्दम मर्डर केस की, बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था इस्लामाबाद। वो एक सीसीटीवी फुटेज है और मैंने उसको देखा ना, मेरा दिल दहल गया। वो पुराना वाक़या है, 3-4 साल हो गए, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो मुझे एक ऐसा अलग एंगल नज़र आया 4 साल बाद उस वीडियो में। नूर अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से कूदी, या वो गिरती पड़ती हुई आई और चौकीदार खड़ा हुआ है गेट पे। वो चौकीदार के पास आई और वो विजिबली बीटन अप है, बुरा हाल है उसका, और वहां खड़ी हो गई। चौकीदार ने दरवाजा नहीं खोला उसके लिए, वो दरवाजा बंद करके खड़ा रहा। फिर जाहिर जाफर मेज़नाइन फ्लोर से छलांग लगाता है, और लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो चौकीदार की गार्ड रूम में चली गई। वो गार्ड रूम में बैठ गई, अंदर जाके छुप गई। जाहिर जाफर ने ऊपर छलांग लगाई, गिरा, पड़ता हुआ अंदर गया, देखा उसको, वो अंदर बैठी हुई आया, उसको पकड़ा जबरदस्ती, गार्ड रूम से निकाला, ऊपर लेके गया जहां से उसको कत्ल कर दिया। अगर वो चौकीदार उस वक्त नौकरी नहीं करता, जाहिर जाफर उसका खुदा नहीं था। वर्टिकल रिलेशनशिप इतने खौफनाक है हमारे यहाँ। वेरी गुड एग्जांपल कि वर्टिकल उसने हॉरिजॉन्टल उसने रिलेशनशिप जान मतलब उसने इंसानियत के रिश्ते को नहीं देखा, Horizontal रिश्ते नहीं देखा कि यार ये कोई डिस्ट्रेस में कोई खातून है, यार ये मजलूम है, काम ठीक नहीं हो रहा नहीं है। काम ठीक नहीं हो रहा। उसने कहा कि यार मेरा कौन बॉस है, नौकरी यार मेरा बॉस कर रहा है, ठीक ही कर रहा यार। ये और ये हमारे मुल्क पे हर सतह में हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एवरीवेयर, हर कोई नौकरी बचाने के लिए यस सर क्या काम कुछ नहीं कर जाते, कुछ भी कर देते हैं। रूल्स को पामाल कर देते, कुछ भी कर देते। वाई? बिकॉज मुझे बॉस ने कहा था, बॉस का ऑर्डर है, बस। बने हैं शाह का मसाहिब, फिरे हैं इतराते।
मैंने वो वीडियो को इस एंगल से आपने मेरा प्लान नहीं था इस उसके बारे में यहाँ बात करने का, लेकिन आपने जब ये वर्टिकल वर्टिकल बात इतनी टॉक्सिक वर्टिकल अच्छा ऊपर भी है, उसको भी गॉड कॉम्प्लेक्स है, बॉस को भी गॉड कॉम्प्लेक्स है यार। मैं आपको बताऊं इतने बड़े लोग हैं, मतलब मैं नाम लेता हूं यार, छोटे एयरवाई का एक शो है डिजिटल का, जीतो पाकिस्तान, फहद मुस्तफ़ा माशाल्लाह ग्रेट एक्टर, ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से उनके साथ एक दो एक्टर्स और थे, मैं नाम में नहीं आ रहा। उनके जीतो पाकिस्तान के शो में रमज़ान में उनके जो ओनर हैं सलमान इकबाल साहब, वो अचानक सेट पे आ गए रिकॉर्डिंग दौरान, और उन तमाम लोगों ने इज्जतदार बड़े पढ़े लिखे लोग हो, अब पता नहीं उनकी नीयत क्या थी, वो ट्रोल कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ये अल्लाह ही जानता है। मालिक 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 नारे मार रहे हैं, हमारा मालिक आ गया, हमारा मालिक आ गया, मतलब जब उन्होंने छलांगे लगाना शुरू कर दी, और जो साहब आए उन्होंने बजाय इसके कि वो कहते हैं यार क्या बेवकूफ बंदरों की तरह बंदरों की तरह बिहेव कर रहे हो यार, अभी वो भी उसमें उन्होंने एक पेट्रेन अपना टूर लिया उसका। हाँ टोड़ लिया उसका यार, मतलब ये किस सतह, मतलब हर किसी ने किसी को बनाया हुआ है बॉस। इसमें दोनों का है, उन्होंने भी अपनी पावर दे दी है, हाँ लोगों ने भी अपनी पावर दी है, और उन्होंने भी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, और वो लाइव टेलीविजन पे तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा हो रहा है। देखिए ड्रामा चल रहा है यार आप बताएं यार, और वो सारे लोग एक ऐसे शो में जहां लोगों को उल्टी पुल्टी हरकतें करने पे मुफ्त की बाइकें मिलती हैं, तो वो शख्स जो कर रहा होता है, हम जा रहे हैं ऑफ टॉपिक, लेकिन ये जो हमारा स्कैसिटी माइंडसेट है कि बस ये दे सकता है मुझे, ये भी तो एक स्कैसिटी माइंडसेट है ना। ये भी बिल्कुल माइंडसेट है कि मेरे यार पास अहमद भाई से ही होगा जो होगा, हाँ जो होगा बस ऐसे, और अहमद को पकड़े रखो, अहमद भाई को बोलो अहमद भाई जालिम है, जाबिर है, जाबिर है, कमीने हैं, अहमद भाई कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम खुश भी नहीं है तो अहमद भाई को गालियां भी पीछे से दे रहे होंगे, हाँ ठीक है गालियां दे हाँ रहे होंगे कि यार अहमद वो है भाई, देखो बरकत अगेन, बी पॉजिटिव, जहां पे है अपनी मेहनत काम करे, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे देगा। अगर आपके पास हराम से नहीं मिल रहा तो अहमद के पास मिल जाएगा, ईख से मिलेगा तो बाहर मिल जाएगा, दैट्स द माइंडसेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अमेरिका तो नहीं है, वहाँ तो ये इस्लामिक जो हमें, ये तो सारी बातें हमारे दीन की बातें हैं जो भी हम आप मुझे बता रहे हैं, जो अमेरिका में हो रही हैं। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, वहाँ तो इसका नामो निशान शाज़ो नादिर कहीं ढूँढने से मिल रहा है। अब आपको पता है बाहर के मुल्क में गेट्स ने वो एक होता है द गिविंग प्लेज, वेरी गिविंग प्लेज का मतलब है अपनी जिंदगी में 50% अपनी वेल्थ आप दे चुके होंगे, देंगे, जी। ठीक है, और कितने लोग हैं जो वहां से और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से, अब आप इमेजिन करें तो कितना है, मतलब 2.5% से बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना, 20%। मैं तो बात इसकी अभी मैं पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये वैल्यूज की बात कर रहा हूँ यार, ये वैल्यू कि ठीक है यार तुम ये करो, तुम आए मेरे पास, मुझे कहा लेट मी हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मेरे पास एक नॉलेज थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, एक एक्सपर्टीज थी, मैंने अहमद भाई को दे दी, यस, कोई मसला नहीं यार, और वो अल्लाह की दी हुई थी चीज थी, और अल्लाह ने आपको दिया था और आपने आगे दे दी, दैट्स द वे द मतलब मैं जब द मोर यू रीड द कुरान द मोर फैसिनेटिंग यू फाइंड थिंग्स। अल्लाह तबारक व तआला से लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन। अब इसका मतलब क्या है कि तुम उस वक्त तक गुडनेस को, नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम वो चीज खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हुआ। अच्छा वो चीज, कभी कभी मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि आपने बिरयानी निकाली, आपने और मैंने, अब आपकी बिरयानी में आलू आ गया, मेरी बिरयानी में आलू नहीं है, तो हो सकता है आपको भी आलू चाहिए, लेकिन अब उस वक्त अगर आप अपना आधा आलू काट के, मेहरान तेरे पास आलू नहीं है, तू भी आलू खा दे, उस वक्त आपको वो आलू बड़ा अच्छा लग रहा था यार, मैं आलू खाऊंगा, लेकिन आपने कोई करोड़ रुपए की चीज नहीं दी, अपना एक 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का आलू आपने काटा, पर तू भी खा ले, वो नेकी हो जाएगी। सो व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो आप वो चीज, जरूरी नहीं है कि आप किसी को, हम पैसे तो फिर भी बहुत देते हैं अहमद भाई, हम अच्छे मशवरे नहीं देते, मेंटोरशिप की कमी है सबसे बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, टू गिव योरसेल्फ। यस भाई, टाइम नहीं देते, मशवरे नहीं देते। आप हैं, आपने दुनिया के बेस्ट फोरम्स पे एक्सपोजर लिया, मैं
1 लाख रुपए मैं आपसे लेता हूँ, तो मैंने तो झक मारी, क्योंकि 1 लाख रुपए तो मुझे कोई भी परचून की दुकान वाला भी दे देगा, फरहान चलो ले लो। आप जो मुझे दे सकते हैं, वो उस एक्सपोज़र का एक चंक दे देंगे, फरहान देखो मैंने इस यहाँ पे इससे मिला, इसने मुझे ये बताया, देखो बिज़नेस ऐसे होता है। आपके लिए वो कीमती चीज़ है। आप वो नहीं दे रहे मुझे, आप कह रहे नहीं यार ये तो मैं जेब में हाँ सँभाल भाई। के रखूँगा, पैसे ले लो। बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी-कभी पैसे देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमने इसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड बना लिया है कि यार ही स्पेंड्स अ लॉट। लेकिन कभी-कभी पैसा आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली आपके सबसे ज़्यादा जितना आप टाइम होता है, आप अपना माइंड देना होता है, इंटेलेक्ट होता है। देखिए दुनिया में 3 ताकतें होती हैं, जब एक फ़िज़िकल ताकत होती है, जो पैसा या चीज़ें tangible, होती है। उससे बड़ी जो ताकत होती है वो इंटेलेक्चुअल ताकत होती है, आइडियाज़ की। यस। ठीक है? बिकॉज़ आइडियाज़ की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं पैसा आपको 10,000 रुपए दे दूँगा या 10 मिलियन भी दे दूँगा, ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको एक आइडिया दे दूँगा, हुँ। ठीक है? और उस आइडिया से आप कंपनी बना लेंगे, तो आप वो उससे आप $100 मिलियन बना सकते हैं। बट उससे भी बड़ी चीज़ है, वो है टू इन्फ्लुएंस समवन्स सोल, टू इन्फ्लुएंस समवन्स इंस्पिरेशन। और ठीक। पाकिस्तान तो हर और लिहाज से गरीब है यार। और वो सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ दैट कैन मूव पीपल, दैट कैन मूव वो कंपनीज़ को मूव कर सकता है, कंट्रीज़ को मूव कर सकता है। स्पिरिचुअल पावर। यस। ठीक है? कि आप किसी को इंस्पायर कर दें कि आप उसकी ज़िंदगी बदल जाए और वो कंप्लीटली चेंज होके किसी और तरह से हो जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब लोग कौन है? पैगंबर है। अब यू थिंक अबाउट इट। उनकी सबसे ज़्यादा क्यों है? उन्होंने सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस, Give गिविंग किया, सबसे ज़्यादा किया। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि भाई ये तुमसे क्या मांगते हैं? अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई ये तुमसे कुछ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है पैगंबर का। नहीं है, नहीं दे है। आर जस्ट गिवर्स। दे गिवर्स। तो और अल्लाह मियाँ ने उनको रुतबा दिया है और उनका नाम है और सब कुछ है। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा गिवन किया। भाई एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ही वाज़ एन अमेरिकन सिंगर हू कन्वर्टेड आई थिंक। कैट स्टीवन्स। ये डेविड वॉन्सबी का है या कैट स्टीवन का है, दोनों में अच्छा, से किसी द कैट एक स्टीवन्स को। इंग्लिश था। हाँ, आई कैट गेस। उसका है। एक उसने कोई मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें उसने एंड में लिखा हुआ था कि व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड, हुँ। he did not have a penny to his name, but the world at his feet. यस, अमेजिंग, अमेजिंग। When Muhammad died, he didn't have a penny to his name, हुँ। but the world at his feet. क्या है? देखें ये गिविंग, गिविंग। हज़रत इब्राहीम, आजकल इब्राहीम अकॉर्ड्स और Yeah, एवरीथिंग yeah. पूरी दुनिया को थरथली मचाई हुई है। व्हाई? बिकॉज़ ही सैक्रिफाइस्ड, उनको सबसे ज़्यादा जो अज़ीज़ चीज़ थी, वो देने को तैयार हो। देने को तैयार थे। तो अल्लाह मियाँ ने आज तमाम रिलिजन उनका नाम है। उस पे सब सर सब ए- इकट्ठे। So if you would like to wrap this up, 1 2 3 thought process wise बताइए, एक दफा रिकैप कर दें लोगों को कि ग्रो करने की जो स्ट्रैटेजी आज आपने बताई है, चाहे वो आप घर में हो, कॉर्पोरेट में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कि गिवर्स आर विनर्स, लेटिंग गो इज एक्चुअली विनिंग थिंग्स। इसको थोड़ा थॉट प्रोसेस वाइज थोड़ा सा अगर आप इसको क्रिस्टलाइज कर दें कि किस तरह से सोच, इस तरह के लोग कैसे सोचें, फिर किस किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें जिंदगी में। सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया शुरू हुई थी, ईगो को साइड रख के आप यू हैव टू बी हम्बल। आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है? आपकी स्ट्रेंथ में भी सेल्स है, या आपकी स्ट्रेंथ में भी डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपकी सेल फाइनेंस है। आप उसमें फोकस करें और उसमें आगे चलें। जो बाकी एरियाज़ हैं, उसमें आप लोगों को अपने साथ मिलाएँ, पार्टनरशिप करें। ठीक? सो पहली तो बात ये होती है कि आपको ह्यूमिलिटी के साथ आपने शुरू करना है कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं फोकस करूँगा तो वो बेहतर हो सकेगी। और ये नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं कर सकता, मैं हर काम नहीं कर सकता, और मैं हर पे अव्वल नहीं हूँ, हर सुपरमैन चीज़ नहीं में हूँ। सुपरमैन नहीं हूँ। मैं ठीक है? सुपरमैन ही बहुत पिटा है यार लेटेस्ट वाली मूवी। शुरू से आखिर तक पिटता रहा हूँ। फिरता रहता, ठीक है, चलो हर कोई बैठ सकता है। तो सुपरमैन भी पाकिस्तानी बन गया यानी कि। कह रहा। तो पहली बात तो ये है कि आपने इससे शुरू करना है, और जो आपके में नहीं है आप दूसरे के साथ पार्टनर करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है, पार्टनर कैन बी योर वाइफ, पार्टनर कैन बी योर फादर, योर ब्रदर। मैंने अभी बताया जो लैक्सन ग्रुप में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सेंचुरी है, कोलगेट पामोलिव है, साइब्रिड है, ऑल ऑफ दोस थिंग। 4 भाई हैं, Yeah. बगैर लड़े हुए, अपनी बिल्कुल। अपनी चीजें, मैकडॉनल्ड्स है, वो एक अच्छे तरीके से रन करें, और उनको इतनी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, अच्छी आपस में रिलेशनशिप है, हर कोई अपनी चीज मैनेज करे, लड़े नहीं है, सेपरेट नहीं हुए, और इस
पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ग्रुप। वन ऑफ द बिगेस्ट ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अपनी यही आइडिया की बात, आरिफ हबीब और फातिमा ग्रुप। फातिमा ग्रुप ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल ग्रुप था पंजाब से। उन्होंने कहा, दिमाग उनका भी विजन बड़ा था, उन्होंने कहा कि यार मैंने कराची के किसी ग्रुप के साथ पार्टनर करना है। वो आए कि यार हम लोगों का दिमाग जरा थोड़ा सा उतना नहीं बड़ा होता है जितना कराची के लोगों का होता है। तो उन्होंने आज से कोई 20 साल पहले उन्होंने पार्टनरशिप की आरिफ हबीब ग्रुप के साथ, और आरिफ हबीब ग्रुप के साथ फिर उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर में। और अब फातिमा फर्टिलाइजर में जो आरिफ हबीब ग्रुप ने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, वो सिर्फ वो कहते हैं यार हम इन्वेस्टर हैं, हम सिर्फ तुम्हारे बोर्ड पे आएंगे और हमें नहीं ज़रूरत है कि हम जाके फील्ड में जाएं, जाके हम तुम्हारे कहा कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो इन्वेस्टर हैं पार्टनरशिप की, आप ऑपरेटर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। अब फातिमा फर्टिलाइजर बहुत सक्सेसफुल है। इन द लास्ट 5 इयर्स उन्होंने उतना डिविडेंड, आरिफ हबीब ग्रुप ने, ये पब्लिकली कंपनी है तो आप जान सकते हैं, उतना डिविडेंड बनाया जो कि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट थी। वाह। ठीक है, उनकी मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट पूरी 10 या 13 बिलियन रुपए की थी, जो कि पिछले 10 साल में उन्होंने 30 बिलियन रुपए का डिविडेंड उन्होंने दिया है। ठीक, वो विदाउट एफर्ट। अब पाकिस्तान में कोई चीज करने जाएं तो कितनी तंगी होती है। अगर आपको एक बंदा, एक ग्रुप मिल गया है, उनके पास कैपेबिलिटी है और आप 30 बिलियन डिविडेंड बाय कोलैबोरेशन आप बना रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि यार आप वो नहीं कर सकते, आप फर्टिलाइजर का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रन कर सकते, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दूंगा मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दूंगा, मैं आपको इन्वेस्टर रिलेशन कर दूंगा, मैं आपको लिस्टिंग करवा दूंगा। जो आरिफ हबीब ग्रुप इज अ गुड इन्वेस्टर बिकॉज वो कम्स विद द इन्वेस्टर माइंड, यार हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें आपका काम बिजनेस नहीं चला, और बड़ा ग्रुप बन गया, और बहुत बड़ा ग्रुप बन गया ऑन द बैक ऑफ इट। सो ये कमिंग फर्स्ट टू नो कि मैं ये क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता जी। उसके बाद द अदर थिंग इज के देखें, आपको अपने इर्द गिर्द लोग जमा करने हैं जो आपके साथ पार्टनर कर सकें। उसमें कोई पाकिस्तान में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। आपने लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, काम करना है, और जो अच्छे लोग हों, इनका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो, जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ना हो बट लॉन्ग टर्म चले, वो आपने करना है। उसमें भी अगेन फ्यूजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फ्यूजन किस सूरत में होती है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और टाइम हो। तो रिलेशनशिप कब बनती है? जब प्रेशर ज़्यादा हो, टाइम आपने दिया हो और हीट ऑफ द मोमेंट है। बिल्कुल सही बात। अल्लाह यानी कि मेरे निज़ाम है ना। देखिए, इफ यू थिंक अबाउट इट, मैक्रो स्टार के लेवल पे वही चीज हो रही है जो इंसान के लेवल पे। ये तो ब्यूटी है क्रिएशन की, इट्स अ प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल इज द सेम। ठीक, तो आपने लोगों के साथ करना है, और जो लोग आपके साथ चलते हैं इस तरह से, जो टेस्ट को पूरा करते हैं, आप उनके साथ मल्टीपल टाइम्स रिपीट बिजनेस करें। मैंने ये पाकिस्तान में कोशिश बहुत की है कि नए नए लोग आइडेंटिफाई करें, नए नए लोग चीज़ करें, उसमें इंसान को बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हमारी सोसाइटी को वैल्यू सिस्टम नहीं है। मगर अगर आपके पास 3 से 4 अच्छे लोग हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पार्टनर बन जाएं, या आपके कई पार्टनर्स बन जाएं, आपके लिए आप पूरी दुनिया से फतह कर सकते हैं। और चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, आप ज़िंदगी में वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने देखा है कि बहुत मिसजजमेंट हो जाती है या हो जाता है, वो ये है कि आपके साथ लोग ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, somebody may be a बच्चा 15 years ago, ठीक, तो वो बच्चा से मिडिल मैनेजर, मिडिल सीनियर मैनेजर, एंड देन ही डज समथिंग बिग। ठीक, सो वो आपका पार्टनर बन गया है। ठीक, तो अगर आपने उसको आगे लेके जाना है तो उसको वो इज्जत देनी पड़ेगी, तो आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी। अब आपको उसको वो पार्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। अब वो नहीं है कि बच्चा वैसे ये कर दो, हालांकि ही हैज गॉन थ्रू द राइट, डोंट हैव गॉड कॉम्प्लेक्स। हाँ, आपका वो पार्टनर होगा, आपका वो होगा, और फिर आप उसके साथ करेंगे, एंड देन यू कैन ग्रो। यार 1% ही दे दो, 0.5% दे दो उसको यार, उसको एक टोकन तो ओनरशिप दे दो। और ओनरशिप कल्चर जो इसकी बात है ना, आपने किया कि ईसॉप प्लान हो, शेयर्स हो, ठीक है, ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे ये होता है कि आपको पता है कि आप बंदा खड़ा रहेगा आपके लिए। और ओनरशिप मेरे ख्याल से सिर्फ मालियाती नहीं होती, इंटेलेक्चुअल भी होती है, कि आप बोर्ड में बैठे हैं, टीम मीटिंग हो रही है, और आपका आइडिया अगर आपका एम्प्लॉय शूट डाउन नहीं कर सकता तो क्या फायदा उन लोगों का। वो सुहेल ने वो अच्छी बात बोली लास्ट पॉडकास्ट में कि if your board of director always agrees with whatever you're saying, then it's not a board of directors, it is a fan club. Absolutely. और देखें, आप स्टीव जॉब्स को देख लें। लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स इज अ बिग पर्सनालिटी,
पर अगेन उसके पीछे देखे, उसके पीछे टिम कुक था, हाँ हाँ जॉन आइवी था, उसके पीछे और भी लोग थे जो कि उसकी पूरी टीम में थे, और उसने टिम कुक को इसलिए किया था बिकॉज टिम कुक उसने कहा था कि ही इज द पर्सन हु विल मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद मी। और कितना फर्क है दोनों में, कितना फर्क है। दोनों की पर्सनालिटी में कितना शदीद फर्क है, Absolutely, yes. लेकिन ही chose him to be He chose successful. to be him to be a success. Fantastic. So, bottom line, dilution is God's strategy for growth and sustainability. It was a pleasure speaking to you, Ahmed bhai. It always is. बहुत मजा आया, और I really hope कि आप लोगों ने, हम लोग जब भी गुफ्तगू करते हैं, यकीन करें हमारी कोशिश ये होती है कि आपको फायदा हो, और उन इश्यूज पे बात करें जो फंडामेंटली आपको हेल्प कर सके, क्योंकि मुझे और अहमद भाई दोनों को, हम लोग को अंदाजा है कि पाकिस्तान में मेंटरशिप कोई नहीं है, कंजूसी का कल्चर है, कोई किसी को हाथ पकड़ के सही बात नहीं बताता। रफ्तार बनाने का मकसद ही ये था कि हम वो नॉलेज जो हम सही समझते हैं लोगों को इम्पार्ट करें। इस बात को समझ जाएं, पुराना जाएगा तो नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम।